हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल यूसीएससी की 12 क्लास में स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 3। आज का हमारा सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री, जिसमें हम लोग जानेंगे तुर्कों के आगमन यानी तुर्क अफगान शासक थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो तुर्क अफगान शासक हुए वो हमारे देश भारत पर किस तरह अपने शासन व्यवस्था को स्थापित किए। यहाँ के शासन व्यवस्था को यानी व्यापारी के रूप में जो हमारा केंद्र बिंदु दिल्ली हुआ करता था, उसको वहां पर उसने अपने सत्ता को किस तरह स्थापना किया। उस सत्ता को स्थापना कर यानी उस जो हमारा दिल्ली हुआ करता था केंद्र बिंदु, पूरे भारत का जो हमारा केंद्र बिंदु हुआ करता था दिल्ली, वहां पर उन्होंने सत्ता स्थापित कर पूरे धीरे धीरे राज्य में पूरे अपने सत्ता विस्तार का किस तरह प्रकोप जमाया, इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था और हमने पढ़ा था कि नए राज्यों का उदय, यानी जब नए राज्य का उदय हो रहा था और नए नए राजाओं का निर्माण हो रहा था, तो जब मान लीजिए कि नए राज्य का उदय हो रहा है और राजाओं का अनेक राजा का निर्माण हो रहा है, अनेक राजा अपने अपने प्रांत का निर्माण कर रहे हैं, उनका नामकरण कर रहे हैं, तो अब बात आती है व्यापारिक संबंध पर कि एक राज्य का दूसरे राज्य से किस प्रकार संबंध बनाया जाए, किस प्रकार उनका अपना परिवेश उनके परिवेश समाज में ढाला जाए। तो इन्होंने क्या किया, यानी हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कि जो तुर्क शासक हुए उन्होंने अपने व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए वह अफगानिस्तान से मध्य एशिया होते हुए कहां पर आए, हमारे देश भारत में आए और आकर उन्होंने अपने केंद्र बिंदु यानी दिल्ली को अपने व्यापारिक केंद्र बिंदु के रूप में उन्होंने बनाया। जैसा कि हम लोग यहाँ पर विश्व के फिगर के रूप में देख रहे हैं। देखिए ये हमारा देश भारत है जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता होगा। उस समय ये हमारा पाकिस्तान जो है वो बटा हुआ नहीं था, ये हमारा पाकिस्तान ये सब एक ही में था। और जो हमारा ये अफगानिस्तान था, यहाँ से जो तुर्कों का आगमन हुआ हमारे देश में, यहाँ से तुर्कों का आगमन हुआ और उन्होंने अपने धीरे धीरे इस व्यापारिक केंद्र स्थापना किया। दिल्ली को उन्होंने व्यापारिक केंद्र के रूप में बनाया और उस तरह उन्होंने धीरे धीरे क्या करने लगा, अपने पूरे साम्राज्य को, अपने पूरे शासन व्यवस्था को यहाँ पर थोपने लगे और यहाँ पर अपने शासन चलाने लगे, जैसा कि हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज से लगभग 750 ईस्वी पहले तोमर राजपूत वंश का शासन हुआ करता था। यानी यहाँ पर कौन, जो हमारे भारत राज्य है वहां पर तोमर राजपूत राजवंशों का शासन, राजाओं का शासन में दिल्ली नगर का विकास एक व्यापार वाणिज्य केंद्र के रूप में हुआ। यानी जो दिल्ली हमारा राज्य था, जो हमारा यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं अपना देश भारत में, ये उसके पहले हम लोगों ने मानचित्र, विश्व के मानचित्र के बारे में अध्ययन किया था। अब हमने यहाँ पर भारत के मानचित्र में अपने यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं दिल्ली, जो कि यहाँ पर क्या था, जो वाणिज्य के यानी व्यापार के रूप में एक केंद्र बिंदु हुआ करता था, जिसे हम लोग दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इस सेशन में हम लोग पूरे दिल्ली सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत काल में जो यहाँ के शासक यानी जो तुगलक जो तुर्क थे उसके गुलाम, यानी यहाँ पर 5 वंशों ने जो कि गुलाम के रूप में यहाँ पर शासन किया। लगभग 300 वर्षों से अधिक इन्होंने क्या किया, यहाँ पर शासन किया। वही हम लोग बात इस सेशन में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आज से लगभग 750 वर्ष पहले तोमर राजपूत वंशों का राजाओं का शासन में दिल्ली नगर का विकास एक व्यापार वाणिज्य केंद्र के रूप में हुआ। व्यापारी यानी इस नगर में कई धनी आबादी रहती थी, यानी जो यहाँ पर जो हमारा केंद्र बिंदु हुआ करता है दिल्ली, वहां पर कई धनी जो व्यापारी हुआ करते थे, राजा महाराजा का जो केंद्र हुआ करता था वह दिल्ली हुआ करता था। और यहाँ पर जो दिलवाला नामक सिक्का ढाला जाता था, उसमें दिलवाला नामक क्या किया जाता था, वहां पर सिक्का चलाया जाता था। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहान शासकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यानी जो चौहान शासक हुए, यानी इसके पहले वाले हमने चैप्टर में जो पढ़ा था, जो राजाओं का उदय और राज्य का उदय हो रहा था, तो उस समय के जो चौहान शासक हुए करते थे उन्होंने क्या किया कि जो दिल्ली हमारा वाणिज्य के राज्य था, जो हमारा व्यापारिक केंद्र था, वहां पर चौहान शासकों ने वहां पर अधिकार कर लिया, उसको जीत लिया, वहां पर अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि अजमेर के साथ साथ दिल्ली को भी अपने प्रशासन केंद्र में ला लिया। यानी जो वहां पर अजमेर था उसको भी अपने राज्य में मिला लिया और दिल्ली को भी क्या कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद से देख रहे हैं कि जब 13वीं शताब्दी का आगमन हुआ, यानी 12वीं शताब्दी तक किनका शासन था, तोमरों का शासन हुआ था। किसका शासन था बाबू, तोमर वंश का शासन था।
उसके बाद से जस्ट हम लोग 13वीं शताब्दी की बात करेंगे यानी मध्यकाल की बात करेंगे। तो वहां पर देख रहे हैं कि 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों ने दिल्ली के सल्तनत की स्थापना की। यानी जो तुर्क का आगमन होने लगा, तुर्कों का यहाँ पर प्रवेश होने लगा, तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत की क्या की, स्थापना किया। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रशासन का केंद्र बन गया। यानी जो हमारा दिल्ली था वो भारतीय उपमहाद्वीप के प्रशासन का केंद्र बन गया। लगभग 300 वर्षों से अधिक, यानी 300 वर्ष से अधिक यहाँ पर 5 वंशों ने क्या किया, शासन किया। वो 5 वंश देखिएगा वो कौन कौन है। बहुत ही इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग आने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में जो तुर्क थे उनके गुलाम क्या हुए, यहाँ के शासक हुए। क्योंकि उस समय गुलाम को खरीदा जाता था अपने शासन व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए, अपने वर्चस्व बढ़ाने के लिए गुलाम को खरीदकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाता था। तो उस गुलाम जो गुलाम हुआ करते थे, तो इसी कारण हम लोग दिल्ली सल्तनत काल का गुलाम वंश का काल कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 300 वर्षों तक यानी 5 राजवंशों ने के सुल्तानों ने शासन किया, जिसे हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। जो कि तालिका 1 में इन 5 राजवंशों की सूची दी गई है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में अनेक बस्ती बसाई, जिसे आज भी दिल्ली के विभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है। यानी जो दिल्ली के शासक हुए, दिल्ली पर जो जिनका अधिकार हुआ करता था, तो उन्होंने दिल्ली के साथ साथ अनेक नगर का भी उन्होंने विस्तार किया, फैलाया, जिसे नगर का विस्तार किया, बनाया। उसे आज भी हम लोग अनेक नामों से जाना जाता है। अब हम लोग जानेंगे जो हमारा दिल्ली था, दिल्ली सल्तनत काल का जो शासक हुए, जो वंशज हुए, उन्होंने किस तरह अपने साम्राज्य को दिल्ली पर किस तरह विस्तार किया। यहाँ के स्थापत्य जो कृति है, सांस्कृतिक है, यहाँ की जो कला है, उन्होंने किस तरह अपने ढांचे में ढालकर यहाँ का विस्तार किया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत काल का जो शासन है, वो यानी 5 वंशों का जो शासन है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक माना जाता है। यानी जो दिल्ली सल्तनत काल के 5 वंशज थे, 5 शासक हुए, उन्होंने कितना वर्षों तक शासन किया था, 300 वर्षों से अधिक। यानी 300 वर्षों से लगभग अधिक उन्होंने क्या किया था, दिल्ली पर वहां पर अपना अस्तित्व बनाए रखा था। उसके बाद से देखेंगे कि जो दिल्ली हमारा सल्तनत काल हुआ करता था, वहां पर किन किन राजाओं का शासन हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इन वंशों में जो शासक हुए कौन कौन हुए, गुलाम थे, खिलजी वंश थे, तुगलक वंश थे, सैयद वंश थे तथा लोधी वंश थे। ये जो 5 वंश थे, इन्होंने अपने दिल्ली पर क्या किया, अपने स्थापत्य स्थापना किया। उसके बाद से जानेंगे कि जो इन काल की जानकारी का स्रोत हमें सिक्के से, यानी कि उनके द्वारा बनाए हुए सिक्के से, उसके बाद से देख रहे हैं अभिलेखों से, स्थापत्य कला से तथा विद्वानों की इतिवृत्त, यानी जो विद्वान हुए थे, जो यहाँ के शासक हुए, उन्होंने अनेक इतिवृत्त यानी अनेक प्रकार के महल, मस्जिद, अनेक प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण करवाया, जिससे उनकी पहचान में मदद करता है। ठीक है। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये विद्वान सुल्तान के सलाहकार भी होते थे। यानी ये जो विद्वान हुआ करते थे, जो गुलाम हुआ करते थे, वह सुल्तान का सलाहकार यानी उनको सलाह देने का कार्य करते थे। इन्होंने सुल्तान का गुणगान भी किया। यानी जो यहाँ के विद्वान हुआ करते थे, दिल्ली सल्तनत काल के जो विद्वान हुआ करते थे, इन्होंने यहाँ के सुल्तान के गुणगान का भी कार्य करने का प्रयास किया। तो जो कि हम लोग यहाँ पर कुछ हमने एक आसान तरीका में एक ट्रिक का निर्माण किया है, जिसको दिल्ली सल्तनत काल के उनके वंश यानी उनके वंश को हम लोग एक सेंटेंस को याद कर लेने से उनके पूरे वंश को हम लोग याद कर लेंगे। और दूसरे में हम लोग देख रहे हैं कि अगर उनकी एक सेंटेंस यानी एक लाइन को याद कर लेने से उनके पूरे संस्थापक को यानी मुख्य संस्थापक हम उनके बारे में जान लेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि एक ट्रिक के माध्यम से कैसे हम लोग दिल्ली के वंशज यानी वंशज को हम लोग नाम याद रखते हैं। देखिएगा, हमारा फर्स्ट ट्रिक है जिसे हमने आपके सुविधा के लिए, आपको याद कराने के लिए, एक क्रमवार याद कराने के लिए, ऐसे तो जनरली सब स्टूडेंट याद कर लेते हैं,
लेकिन अगर आपसे क्रमवार पूछा जाए कि क्रमवार जो दिल्ली सल्तनत काल के शासक हुए, संस्थापक हुए, उनके क्रमवार आप बतलाइए, उनका सेशन बतलाइए, तो आप क्रमवार नहीं बतला पाते हैं या कभी कभी भूल जाते हैं। तो उनको हम आपको सुविधा कराने के लिए, आपको अच्छी तरह से याद हो, बेहतर याद हो, उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है जो कि एक सेंटेंस का है। मात्र एक सेंटेंस याद कर लेने से, एक वाक्य याद कर लेने से दिल्ली सल्तनत काल का आप पूरे वंशज के नाम बतला सकते हैं। जो देखिएगा ये कैसे सेंटेंस है हमारा, यहां पर आपको दिया हुआ है कि मध्यकालीन भारत के सल्तनत का वंश क्रमानुसार, यानी क्रम अनुसार हम लोग कैसे याद करते हैं। देखिएगा मात्र हमारा एक सेंटेंस है, गुलाब खिले तो सुगंध लो। आपको याद क्या करना है, सिर्फ गुलाब खिले तो सुगंध लो। तो गुलाब से आपका हो जाएगा गुलाम वंश, गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, जिसका शासनकाल कितना है, 1206 से लेकर 1290 ईस्वी। ठीक है, इसको भी साथ साथ याद रखेंगे। उसके बाद से खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, जिसका शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि तो यानी तो से हो जाएगा तुगलक वंश, यानी 1320 से लेकर 1398 ईस्वी। और उसके बाद से देख रहे हैं सु से हो गया हमारा सुगंध से हो गया सैयद वंश। क्या हो गया बाबू, सुगंध से हो गया सैयद वंश, जो कि 1398 से लेकर 1451 ईस्वी तक। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि लो से हो जाएगा हमारा, लो से हो जाएगा लोधी वंश, जो कि 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। यानी हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक सेंटेंस में हमने पूरे दिल्ली सल्तनत काल के वंशज के नाम और उसके शासन हमने देख लिया। अब हम लोग मात्र एक सेंटेंस से फिर यानी एक वाक्य से उसके संस्थापक, यानी जो भी इंपॉर्टेंट संस्थापक हुए, यानी दिल्ली सल्तनत काल के संस्थापक हुए, प्रमुख वंश के संस्थापक हुए, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो देख रहे हैं हम लोग कि दिल्ली सल्तनत के वंशों के संस्थापक क्रमानुसार, जो कि हमारा मात्र एक लाइन का ट्रिक है। वो देखिए वो क्या है ट्रिक दिया हुआ है, कुमारी जरीना गौरी ने खीर बनाया। क्या याद करना है बाबू, क्या याद करना है फ्रेंड्स, सिर्फ एक लाइन याद करना है आपको। एकदम बिल्कुल एक लाइन याद कर लेने से पूरे संस्थापक का नाम याद हो जाएगा। देखिएगा क्या याद करना है, कुमारी जरीना गौरी ने खीर बनाया। ऐसे जनरली किसी को भी याद हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन याद करना है और एक लाइन से पूरे उसके संस्थापक का नाम हम लोग उसमें छुपा हुआ है। उससे मतलब थोड़ा सा हम लोग कोड किए हैं अपने याद करने के लिए, एक क्रमानुसार याद करने के लिए। ठीक है, तो आप मेरे साथ दोहराइए, क्या याद करना है, कुमारी जरीना गौरी ने खीर बनाया। तो कुमारी से आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। उसके बाद से जरीना, यानी जरीना से देख रहे हैं तो जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश से संस्थापक था। उसके बाद से देख रहे हैं गौरी ने, तो गौरी ने से हो गया गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश से संस्थापक था। उसके बाद से देख रहे हैं यहाँ पर खीर, तो खीर से हो गया खिरिज खा, जो सैयद वंश के संस्थापक था। उसके बाद से देख रहे हैं बनाया, बनाया से हो गया बहलोल लोधी, जो लोधी वंश का संस्थापक था। तो मात्र हम लोग का एक लाइन यानी एक सेंटेंस याद कर लेने से पूरे हम लोग उसके संस्थापक यानी गुलाम वंश के दिल्ली सल्तनत काल के जो संस्थापक हुए उनके हम लोग यहाँ पर उसके नाम क्रमानुसार याद कर लेंगे। अब हम लोग ऐसे तो जनरली आपको दिया हुआ है, यहाँ पर बुक में दिया हुआ है कि जो हमारा प्रारंभिक जो दिल्ली सल्तनत काल का जो प्रारंभिक तुर्क शासक हुए उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, उसके जो उत्तराधिकारी इल्तुतमिश हुए, उसके उत्तराधिकारी रज़िया सुल्तान हुए, उसके उत्तराधिकारी बलबन हुए। तो इस तरह क्रमानुसार यानी जो उसके संस्थापक हुए हम लोग इस तरह यानी इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। दूसरे में हम लोग देख रहे हैं खिलजी वंश में, तो जो हमारा जलालुद्दीन खिलजी हैं उनका उत्तराधिकारी हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश के संस्थापक हुए। उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी उनके भतीजा यानी दामाद उनके उत्तराधिकारी हुए। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं तुगलक वंश, तो तुगलक वंश में क्या है कि तुगलक वंश का जो यहाँ पर जो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, उसके उत्तराधिकारी मुहम्मद बिन तुगलक हुए, उसके उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक हुए। तो जो कि हम लोग बुक में भी उसका शासनकाल उसके दिया हुआ है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे चौथे वंश यानी सैयद वंश की, तो सैयद वंश का खिरिज खा ही था, जो कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका उसमें रोल था। उसके बाद से बात करेंगे लोधी वंश, तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, उसका उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी था, जिसका शासन काल 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। तो इस तरह हम लोगों ने जो मुख्य शासक हुए इस तरह हम याद कर लेंगे मात्र एक सेंटेंस से, और उसके जब डीप में जाएंगे तो उसके उत्तराधिकारी के बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक अब पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं गुलाम वंश, यानी पहले हम लोग बात करेंगे गुलाम वंश,
तो गुलाम वंश के संस्थापक हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करते थे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक हुए जो जिन्होंने क्या किया था, कुतुब मीनार की नींव डाली थी। क्या किया था बाबू, कुतुब मीनार को नींव डाली। अगर इन्होंने मान लीजिए कि कुतुब मीनार की नींव डाली तो पूरा किसने करवाया था, तो पूरा इनका भतीजा या इनका दामाद इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। तो सिर्फ आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार का नींव किसने डाला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसको पूरा कर किसने करवाया, यानी कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश। यहां से हम लोग यहां से 2 फैक्ट याद रखेंगे अपने कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, वहां से पूछता है। उसके बाद से बात करेंगे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, उसके उत्तराधिकारी जो हमारा इल्तुतमिश हुआ। तो इल्तुतमिश ने यानी इल्तुतमिश क्या किए कि इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवा दिया था। इल्तुतमिश जो थे वो कुतुब मीनार का निर्माण करवाए और पहले शुद्ध अरबी सिक्के, यानी इन्होंने इल्तुतमिश ने क्या किया कि पहले शुद्ध अरबी सिक्के को यानी चांदी का टाका एवं तांबा का जीतल इन्होंने चलाया था। जो इल्तुतमिश हुआ करते थे इन्होंने 2 सिक्के को चलाया था। उसके बाद से जो इल्तुतमिश थे उन्होंने एकता प्रणाली चलाई। क्या चलाई थी बाबू, यानी एकता प्रणाली चलाई थी। और इल्तुतमिश ने ही 40 सरदारों का गुलाम यानी 40 सरदारों का संगठन बनाया था जो गुलामों का सरदार हुआ करता था। ठीक है, तो ये हमारा जो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश हुए। इल्तुतमिश का ये सारा कार्य हुआ। अब इल्तुतमिश के बाद आती है रजिया सुल्तान। क्या आती है बाबू, यहाँ पर अपने बुक में भी हम लोग देख रहे हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी के लिए थोड़ा थोड़ा ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन हम बताते चल रहे हैं। आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर और हमारे बातों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि रजिया सुल्तान आ गई। तो रजिया सुल्तान ये पहली महिला शासक थी जिन्होंने शासन की भागडोर संभाली थी। ये यहाँ से पूछता है कि वह कौन सी महिला है जिन्होंने शासन की भागडोर संभाली थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान। इन्होंने चोंगा यानी जो भुड़का हुआ करता था उन्होंने त्याग कर दिया। उन्होंने त्याग कर ये खुले मुंह दरबार में आकर शासन व्यवस्था चलाती थी, जो कि ऐसा पहले जमाने में भुड़का पहनना अनिवार्य था। ये स्त्रियों को खुले मुंह नहीं घूमा जाता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, खुले मुंह आकर इन्होंने चोंगा को त्याग किया यानी भुड़का को त्याग किया और उन्होंने शासन व्यवस्था को बागडोर को इन्होंने संभाला। तो इस तरह पूछता है कि वह कौन सी महिला थी जिन्होंने शासन की भागडोर संभाली थी, तो रजिया सुल्तान। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे वंशज खिलजी वंश, यानी खिलजी वंश के बारे में हम लोग देखेंगे। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। यानी खिलजी वंश का संस्थापक हम लोगों ने यहाँ से देखा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसका उत्तराधिकारी, इसका भतीजा यानी दामाद कौन सा हुआ, अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी हुआ, जो कि इन्होंने अपने चाचा को यानी बोलेंगे तो चाचा ही, और उनको क्या किया था, हत्या कर यानी उनको मार कर वह गद्दी पर बैठा था। क्या किया था बाबू, यानी अपने चाचा जलालुद्दीन को हत्या करके उनके मर्डर करके वो अपने गद्दी को हासिल किया था और उन पर बैठा था। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो अलाउद्दीन का बचपन का नाम अली तथा गुरसाब था। यानी अलाउद्दीन की बचपन के नाम पूछा जाए तो क्या होगा बाबू, अली तथा गुरसाब था। क्या था, अली तथा गुरसाब था। ठीक है, तो इन्होंने जलालुद्दीन का उत्तराधिकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, जिसका बचपन का नाम अली तथा गुरसाब था। और इन्होंने अपने चाचा यानी जलालुद्दीन खिलजी उनका हत्या करके वह शासन पर यानी सिंहासन पर बैठा था। उसके बाद से जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक कर लगाए थे, जैसे सिंचाई कर, घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा इन्होंने शुरू किया था। जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी हुए यानी जलालुद्दीन के भतीजा अलाउद्दीन खिलजी हुए, जिन्होंने घोड़ा दागने की प्रथा, यानी आप सोचिएगा कि घोड़ा क्यों दागा जाता था, तो उस समय अपने सैनिक वर्चस्व बढ़ाने के लिए यानी सैनिक विस्तार करने के लिए इन्होंने क्या किया, घोड़ा को दागने की प्रथा आरंभ की। यानी घोड़ा को दागने से ये मालूम होगा कि ये मेरा घोड़ा है, यानी ये हम लोग युद्ध में दूसरे घोड़ा को हम लोग नहीं बदल देंगे। इस तरह क्या होता था, दूसरे घोड़ा को बदल लेने से इनकी क्षति होती थी, इनकी सैनिक मारे जाते थे। तो इसी कारण इनको देकर अपने सैनिक व्यवस्था में बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए इन्होंने क्या किया, घोड़ा दागने की प्रथा अपनाई थी।
इसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि अलाउद्दीन ने भू राजस्व को दर को बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया था। यानी उन्होंने भू राजस्व पर कर क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। और यही एक शासक था, अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिन्होंने अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। क्या करता था बाबू, नगद वेतन देता था। और सब सैनिक होते थे तो अपने राजा यानी और जो शासक हुआ करते थे वो अपने सैनिक को नगद वेतन न देकर जो दिल्ली का जो हमारा वाणिज्य केंद्र, दिल्ली व्यापारिक केंद्र था, उनको यानी कर वसूलने का कार्य दे देते थे। और जो कर से उनको जो कर मिलता था, रुपया पैसा मिलता था, उन्हीं से उनका वेतन दिया जाता था। लेकिन ये जो हमारा खिलजी वंश का वंशज यानी वंशज बोलेंगे, अलाउद्दीन खिलजी था जिन्होंने नगद वेतन देने का प्रथा को प्रारंभ किया। ठीक है, उसके बाद से हम लोग यहाँ पर खिलजी वंश के बारे में जान लिए। अब हम लोग जानेंगे तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक हमने देखा था गयासुद्दीन तुगलक था। इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता है, रक्त पिपासु या पागल बादशाह भी कहा जाता है। आखिर क्यों? तो इन्होंने जो भी कार्य कर रहे थे, यानी जो हमारे ये गयासुद्दीन खिलजी थे, ये जो कार्य कर रहे थे वो असफल हो जा रहा था। यानी इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए अपने जो उस समय के उसके नागरिक रहा करते थे, यानी उसके साम्राज्य में जो नागरिक रहा करते थे, तो उनको सुख चैन से रखने के लिए इन्होंने क्या किया कि तांबा का सिक्का ढालना प्रारंभ कर दिया। तो तांबा का जो सिक्का ढाल रहे थे तो उसको बनाना बहुत आसान था, तो लोग क्या कर लिए कि वो अपने ही घर में सिक्का ढालने का प्रथा प्रारंभ कर दी और सिक्का ढाल कर अपने हाथ से ही सिक्का बनाना प्रारंभ कर दिए। और सिक्का बनाकर वो जो भी उन पर कर हुआ करता था उनको उस सिक्का को देकर वह कर से मुक्त हो जाते थे। तो इस तरह इन्होंने इनका कार्य, एक जो सिक्का ढालने की प्रथा थी, उनको भी असफल कर दिया। अब बातें करते हैं जो गयासुद्दीन तुगलक थे, वह उन्होंने नहर यानी नहर सिंचाई के लिए अनेक नहर का भी निर्माण करवाया। तो नहर जो निर्माण करवाया, तो इन्होंने जब नहर का निर्माण करवा दिया तो इसका भी काम असफल हो गया। वो असफल कैसे हो गया? तो क्या बोलते हैं, नहर को कोई छेद कर देता था या काट देता था बीचे में से, जिससे क्या होता था, पानी बर्बाद हो जाती थी। तो ये ये भी पूछता है कि सर्वप्रथम सिंचाई प्रथा को किसने प्रारंभ की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक, यानी गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई प्रथा के माध्यम से खेती करने का विस्तार किया था। लेकिन इनका काम असफल हो जाने के कारण इन्हें पागल बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से बात करेंगे खिरिज खां का जो शासन हुआ करता था 1414 से लेकर 1451, यानी सेद वंश का संस्थापक खिरिज खां था। तो इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर यानी सुल्तान की उपाधि न धारण कर रियत ए अल्लाह, यानी इन्होंने क्या किया, सुल्तान की उपाधि न धारण कर रियत ए अल्लाह, रियत ए अल्लाह की उपाधि धारण किया था। यानी सभी ने सुल्तान, अपने आप को सुल्तान धारण करते थे, यानी सुल्तान कहलाते थे। लेकिन इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। इन्होंने क्या कहा कि अपने आप को रियत ए अल्लाह के नाम से अपने आप को प्रचलित किया। उसके बाद से देख रहे हैं कि खिरिज खां तैमूर लंग का सेनापति था। यानी जो खिरिज खां था वह तैमूर लंग का सेनापति हुआ करता था। भारत लौटते समय तैमूर ने खिरिज खां को मुल्तान, लाहौर एवं दिलारपुर के शासक नियुक्त किया। यानी जैसे ही इन्होंने मुल्तान लौटे तो इन्होंने 3 प्रांत के शासक के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद से हम लोग बात कर रहे हैं अंतिम शासक बहलोल लोदी। यानी अब हम लोग जानेंगे अंतिम शासक बहलोल लोदी के बारे में। तो ये लोदी वंश का संस्थापक थे जिन्होंने 14 अप्रैल 1451 को बहलोल शाहगाजी की उपाधि धारण की थी। यानी बहलोल लोदी जो थे उन्होंने बहलोल शाहगाजी की उपाधि क्या कर दी, धारण की थी। कब? 1451 ईस्वी में। यह भी याद रखेंगे कि 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने बहलोल शाहगाजी की उपाधि धारण की थी। कौन सा उपाधि था? बहलोल शाहगाजी की उपाधि धारण की थी। उसके बाद से देखेंगे कि वो अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारते थे। यानी जो बहलोल लोदी हुआ करते थे वो अपने सरदार, यानी जो भी उनके साम्राज्य में सरदार हुआ करते थे तो उनको मकसद ए अली, यानी क्या कहते थे, मकसद ए अली, यानी मकसद ए अली कहकर उनको पुकारते थे। तो इस तरह हम लोगों ने उनके शासक
और उनके संस्थापक और उनके बनाए हुए कुछ कृत्य, स्थापत्य कला और उनके जो विस्तार था, साम्राज्य था, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सल्तनतकारी शासन व्यवस्था। तो सल्तनतकारी शासन व्यवस्था किस तरह था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सल्तनतकारी की शासन व्यवस्था के जानने से पहले हम आपको बीच एक मोटिवेशनल कोट को पेश करना चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान को जिंदगी में अगर सक्सेस बनना है, अपने जिंदगी में सफलता पाना है, तो उसे हर समय मोटिवेट होना जरूरी है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट पेश करना चाहते हैं। मोटिवेशनल कोट हमारा इस प्रकार है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। यानी मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वाले को कदमों में सारा जहान होता है, सारा जहान होता है। तो चलिए दोस्तों, आप भी और मेहनत से अपने कार्य को अच्छी मार्गदर्शन के रूप में करते रहें। निश्चित ही एक दिन जरूर सफलता आपको मिलेगी। यानी अपने स्टडी को एक निरंतर तरीके से पढ़ते रहें, आपको जरूर एक दिन सफलता मिलेगी। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक क्या था कि सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था, यानी जो दिल्ली सल्तनत काल था उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि जो शासक हुए, जो वंशज 5 शासक हुए, उन्होंने अपने शासन व्यवस्था को किस तरह दिल्ली के साम्राज्य पर विस्तार किया, फैलाया और किस तरह वहां पर स्थापना किया। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि जो शासन व्यवस्था था, उनके जो शासन व्यवस्था चलाने का तौर तरीका था वह किस प्रकार था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सल्तनतकारी शासन व्यवस्था में कि केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान कहलाता था। यानी जो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया जो होता था उसको उस समय सुल्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था गाइस, आपको ध्यान रखना है कि उस समय सुल्तान कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। यानी बलबन जो था, जो तुगलक वंश का जो वंशज था बलबन, और उसके समय और अलाउद्दीन के यानी खिलजी वंश के संस्था, खिलजी वंश की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या था, अमीर जो थे वो बहुत ही प्रभावहीन हो गए थे। यानी जो भूमिहार थे वो बहुत ही क्या हो गए थे, प्रभावहीन हो गए थे, उनकी शक्ति छीन हो गई थी। इतना हम लोग सही सटीक भाषा में समझेंगे कि उनकी शक्ति क्या हो गई थी, छीन हो गई थी, वो बहुत ही कमजोर हो गए थे। ठीक है, यहीं पर ये सब बात को कहा गया है। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर लोधी वंश के शासनकाल में देखा गया है। यानी जब लोधी वंश का शासनकाल आया तो उस समय जो अमीरों का शासन व्यवस्था था वो चरम पर था, यानी उच्च सीमा पर था, उनका वर्चस्व मिल गया था उस समय। कब? लोधी वंश के शासन में। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया है। यानी जो सल्तनत काल की बात करें तो मंत्री परिषद को, यानी आज की डेट में हम लोगों को जब शासन व्यवस्था चलता है तो मंत्री परिषद होता है, विधान परिषद होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। यानी ये सब क्या होते हैं, कानून व्यवस्था को एक ढांचा बनाया गया है। तो उस समय जो मंत्री परिषद हुआ करती थी तो उसको हम लोग क्या कहते थे, मजलिस ए खलवत। क्या कहते थे गाइस? मजलिस ए खलवत। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिया हुआ है कि मंत्री एवं उनसे संबंधित विभाग, यानी जो मंत्री हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, उनको कौन सा विभाग दिया जाता था, यानी उनका कार्य क्या होता था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि वजीर, यानी उस समय वजीर जो थे, यानी जिनका जो शासक वजीर हुआ करते थे, उनको हम लोग क्या कहते थे, तो प्रधानमंत्री जो राजस्व विभाग का प्रमुख होते थे। राजस्व मतलब यानी रुपया पैसा के क्या होते थे, वो प्रमुख होते थे। यानी रुपया पैसा का जो भी लेखा जोखा होगा वो किनके पास होगा, जो मालिक होंगे भूभाग का, राजस्व विभाग का जो मालिक होंगे वो प्रधानमंत्री यानी वजीर होंगे। ठीक है, उसके बाद से सेकंड दिया हुआ है हमारा कि मुशर्रिफ ए मुमालिक, यानी मुशर्रिफ ए मुमालिक। तो ये क्या थे, तो प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय का लेखा जोखा करता था। यानी जो भी प्रांत हुआ करता था, उस समय राज्य को राज्य नहीं बोला जाता था, प्रांत में सब राज्य क्या थे, प्रांत में बटे हुए थे। और उस समय देख रहे हैं कि प्रांतों एवं अन्य विभागों से जो आय प्राप्त होता था, यानी टैक्स, यानी जो कर प्राप्त होता था, उसका लेखा जोखा करने का काम कौन करते थे, तो मुशर्रिफ ए मुमालिक। कौन करते थे गाइस? मुशर्रिफ ए मुमालिक। ठीक है, राइट।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर दिया हुआ है हमारा कि मजमू आदर, यानी मजमू आदर का पद क्या था? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था, यानी जो भी उस समय कर के रूप में या रुपया पैसा हो या खेत बाड़ी हो, जो भी कुछ उधार दिया जाता था तो उस समय लेखा जोखा करने का कार्य कौन करते थे? हमारे मजमू आदर। क्या कौन करते थे? मजमू आदर। उसके बाद से देख रहे हैं कि रवजीन, तो जो रवजीन थे वह कोषा अध्यक्ष थे, यानी कोषा अध्यक्ष के मालिक थे, वह जिसको हम लोग खजीन कहा जाता था। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि दीवान ए खैरात, तो दीवान ए खैरात किसको कहा जाता था? यानी इनका विभाग क्या था? तो दान विभाग था, यानी जो भी दान देने का काम किया जाता था, मंदिर निर्माण में या स्थापत्य कला की स्थापना करने में जो भी दान दिया जाता था तो वो दीवान ए खैरात से क्या किया जाता था? दान देने का काम किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर क्लियर। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि दीवान ए बदगान, यानी दीवान ए बदगान का मालिक कौन हुआ करते थे? तो ये दास विभाग के मालिक हुआ करते थे, यानी दास मतलब का जो भी नौकर चाकर हुआ करते थे उनका मालिक कौन हुआ करते थे? तो ये दीवान ए बदगान। तो ये सब क्या थे? दिल्ली सल्तनत काल के थी प्रमुख जो मंत्री परिषद है कि यानी इनका जो भी ये कार्य है वह कार्य कौन से मंत्री करेंगे, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो दीवान ए बगान के दास के विभाग के मालिक थे, यानी जो भी नौकर चाकर हुआ करते थे उनका मालिक कौन हुआ करते थे? तो दीवान ए बदगान। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि दीवान ए इस्तिहाक, तो दीवान ए इस्तिहाक का जो बात करें तो ये पेंशन विभाग के अधिकारी थे। किस विभाग के अधिकारी थे बाबू? पेंशन विभाग के अधिकारी थे। तो ये हमारा दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग के अधिकारी हो गए। उसके बाद से बात करें सद्र उस सुदूर, यानी सत उद सुदूर किसे कहा जाता था? वह कौन से कार्य करते थे? उनका विभाग क्या था? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होते थे, यानी जो भी धर्म से रिलेटेड बात हो चाहे जो भी दान से रिलेटेड बात हो तो उनका प्रमुख कौन थे? सद्र ए सुदूर। ठीक है, उसके बाद से आगे बात कर रहे हैं तो बरीद ए मुमालिक, तो बरीद ए मुमालिक कौन थे? तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, यानी उस समय जो शासक का साम्राज्य विस्तार चल रहा था तो उस समय गुप्तचर अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, यानी अपने राज्य की बात किसी दूसरे राज्य में हो रहा है तो उसका पता करने का जो कार्य करते थे उसे हम लोग गुप्तचर अधिकारी करते हैं, जो कि आज की डेट में हम लोग आज के इस परिवेश में हम लोग जो राजदूत नियुक्त करते हैं तो वह राजदूत क्या करते हैं? दूसरे देशों में जाकर वहां के शासन व्यवस्था को देखते हैं और वहां के शासन व्यवस्था को और वहां के कानून को हमारे देश में बतलाने का काम करते हैं, जो राजदूत आज की डेट में हम लोग रखते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि पहले गुप्तचर विभाग का प्रमुख वह बरीद ए मुमालिक हुआ करता था। तो गुप्तचर का कार्य क्या था? यानी दूसरे राज्य में क्या हो रहा है उसका पता करना और पता कर अपने साम्राज्य यानी जो सुल्तान हुआ करते थे उनको बतलाना। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत काल में जो मंत्री परिषद था वो किस तरह का था, उनका ढांचा क्या था, उनका विभाग क्या था, उनका अधिकारी क्या था। इससे हम लोग उनके बारे में हम लोग की सही जानकारी प्राप्त हो गई। इस तरह क्लास 7 के अध्याय 3 के जो कि हम लोग तुर्क अफगान शासक के बेसिक थ्योरम पर हम लोगों ने चर्चा किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी विषय को पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।